हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ा था, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया था। एक बार वापस से मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक अपना रहेगा लिमिट, और लिमिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन इसी जो आपकी सेकेंड ग्रेड भर्ती हुई है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसका अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, सी बराबर ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, जहाँ पे ए और बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, और आयोटा इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ -1, जहाँ पे ए तो क्या होता है आपका रियल पार्ट ऑफ एब्जेक्ट, रियल पार्ट, और बी क्या होता है इसमें आपका इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म में होता है? 2 + 3 आयोटा, 4 + आयोटा, ये भी आपका क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। ठीक है, 0+, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0+ आयोटा। तो ये आपका रह गया कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर इसके बाद में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ा था अपन ने। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जिसको अपन किस प्रकार सीखते हैं, z बराबर x प्लस आयोटा वाई। जो भी आपके पास नंबर लिए जाएंगे वो आपके समिश्र संख्याओं के समुच्चय से ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि अपन जो नंबर लेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से ही लेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है वो आपका किस प्रकार का होता है? a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होता है। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स फंक्शन। जैसे रियल में आपका फंक्शन होता है उसी प्रकार कॉम्प्लेक्स में भी फंक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन जिसको कहते हैं सम्मिश्र फलन। रियल में फंक्शन किस प्रकार से होता है? y = f(x). जो इसमें अपन x लेते हैं वो अपन किससे लेते हैं? रियल नंबर के सेट से लेते हैं, और जो अपने को y मिलता है वो भी अपने को किससे मिलता है? रियल नंबर के सेट से ही मिलता है। इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स फंक्शन में क्या करते हैं कि जो अपन वैल्यू ग्रहण करते हैं वो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से ही ग्रहण करते हैं, और जो अपने को वैल्यू मिलती है वो भी अपने को क्या मिलती है? कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में मिलती है। जैसे मान लो अपन ने कोई नंबर ले रहे हैं, कोई भी जैसे नंबर ले रहे हैं, तो जैसे इसके लिए अपन फंक्शन डिफाइन करें तो z बराबर क्या होता है? x प्लस आयोटा वाई। जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसमें आपका एक तो क्या होता है? रियल पार्ट होता है, और एक आपका क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। एक तो आपका होता है रियल पार्ट, और एक होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। जब अपन इसका क्या लेंगे? फंक्शन लेंगे। जब इसका अपन फंक्शन लेंगे तब भी अपने को क्या मिलेगा? ux, y प्लस आयोटा vx, y। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से अपन कोई संख्या लेंगे, तब अपने को उस जो अपन उसका फंक्शन निकालेंगे, तो फंक्शन निकालने पर अपने को जो नंबर प्राप्त होगा उसमें आपका एक रियल पार्ट होगा, और एक आपका क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। एक आपका रियल पार्ट होगा और एक आपका क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। जैसे y बराबर f(x) अपन लेते हैं, रियल में वैल्यूड फंक्शन है ये आपका, तो इसमें जो x लेते हैं वो रियल नंबर्स के सेट से लेते हैं। तो रियल नंबर के सेट से लेते हैं तो अपने को y क्या मिलता है? रियल नंबर के सेट से। उसी प्रकार क्या होता है कॉम्प्लेक्स में? क्या होता है कि यदि अपन डोमेन जो लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से मिलता है, तो अपने को जो उसकी रेंज मिलती है, जो रेंज मिलती है वो भी अपने को क्या मिलती है? कोडोमेन से ही, सॉरी, रेंज जो मिलती है वो भी अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से ही मिलती है। तो यदि अपन किसी भी फंक्शन में यदि अपन कॉम्प्लेक्स नंबर रखेंगे तो अपने को जो मिलेगा वो भी अपने को कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर ही अपने को वो नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लिख सकते हो आप कुछ भी, एफ जेड बराबर, जैसे आप लिख सकते हो जेड स्क्वायर है, जैसे मान लो ये फंक्शन है, तो इसमें यदि अपन 1 + आयोटा रखें तो 1 + आयोटा का स्क्वायर, अपन ने जो नंबर लिए वो कहाँ से लिए हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर से, और इसमें अपने रख दिए फंक्शन में रख दिया, तो ये अपने को क्या मिलेगा? 1 + आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ये हो गया। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया? 1 + 2 आयोटा ले लो जी, तो ये हो जाएगा 1 - 1 + 2 आयोटा। तो अपने को ये नंबर मिल गया क्या? 0 + 2 आयोटा। अब देखो हमने क्या रखा? कॉम्प्लेक्स नंबर रखा, और अपने को मिलेगा मिलेगा मिला भी क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ जेड, ये आपका हो जाएगा एफ जेड कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा था सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो देखो, सिंगल वैल्यूड फंक्शन में क्या था
यदि जेड के प्रत्येक मान के लिए अपने को क्या मिले, डब्ल्यू का एक अद्वितीय मान मिले, मतलब जेड की यदि अपन एक वैल्यू रखें तो डब्ल्यू की अपने को कितनी वैल्यू मिले, ए की वैल्यू मिले, वो आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। जैसे एग्जांपल में लिख सकते हो जेड स्क्वायर, जेड क्यूब हमने देखा था, ये आपके सारे क्या है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है। मल्टी वैल्यूड फंक्शन में क्या होता है कि जेड के प्रत्येक मान के लिए क्या होता है, डब्ल्यू के अपने को एक, दो या दो से अधिक वैल्यू मिले, उसको अपन क्या कहते हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, जिसमें हमने log z का एग्जांपल देखा था। log z अपने पास क्या होता है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। ठीक है ना। तो आपको एग्जांपल पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा फलन है वो एकलमानी फलन है, तो जेड स्क्वायर दे देंगे, log z दे देंगे, जेड की पावर 1/2 दे देंगे, और नन ऑफ दिस दे देंगे। तो इसमें से आपको छानना होगा कि एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन कौन सा होता है और मल्टी वैल्यूड फंक्शन कौन सा होता है। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन और हमने देखा था मल्टी वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन और मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ठीक है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन जैसे w बराबर जेड स्क्वायर, ये अपना सिंगल वैल्यूड है। जैसे मान लो इसमें अपन एफ आयोटा रखें, तो एफ आयोटा रखें तो अपने को क्या मिलेगा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। या इसमें अपन 2 रखें तो 2 का स्क्वायर करने पर अपने को क्या मिला, 4 मिला। तो एक अपने को क्या मिल गई, यूनिक वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई, यूनिक वैल्यू मिल गई। मतलब एक वैल्यू रखने पर अपने को एक वैल्यू प्राप्त हो रही है, तो वो आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। और मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, एक वैल्यू रखने पर अपने को एक से दो या दो से ज्यादा वैल्यू अपने को मिले। जैसे w बराबर जेड की पावर 1/2 है, तो इसमें यदि मान लो अपन जेड बराबर क्या रखें, 4 रखें, इसको अपन एफ जेड भी कह सकते हैं, F4 रखें, तो F4 रखने पर अपने को क्या मिलेगा, 4 की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा अपने पास ±2। तो दो या दो से अधिक वैल्यू मिल रही है, तो अपने को क्या हो जाएगा, ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। जैसे लास्ट में अपन एग्जांपल में सर्च log z का पढ़ा था। log z क्या होता है, log mod ऑफ z प्लस आयोटा 2n पाई प्लस थीटा, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3। तो हमने इसका एग्जांपल देखा था। जैसे मान लो इसमें क्या रखे, जेड बराबर 1 प्लस आयोटा रखें, जेड बराबर क्या रखें, 1 प्लस आयोटा रखें, तो log 1 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा अपने पास, w बराबर log 1 प्लस आयोटा। तो log 1 प्लस आयोटा क्या होता है, मोड ऑफ जेड, log 1 प्लस आयोटा का मोड निकालना है, प्लस आयोटा 2n पाई प्लस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। और ये पूरा क्या होता है, 2n पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है आपका, स्मॉल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाता है। तो देखो सबसे पहले इसका थीटा निकालना है, तो आपको पता है कि जेड बराबर क्या है अपने पास, 1 प्लस आयोटा। तो मापांक कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट इसमें 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, 1। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2। फिर इसका इसका अपने को क्या निकालना है, कोणांक निकालना है। तो कोणांक क्या हो जाएगा अपने पास, थीटा बराबर tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x। तो y की वैल्यू क्या होती है, ये किस फॉर्म में होती है, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में होती है ना। तो x इक्वल टू तो 1 है और y इक्वल टू क्या है, 1 है। तो tan इनवर्स 1 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, इसका मान होता है tan इनवर्स 1 π/4। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा log √2 प्लस आयोटा 2n पाई प्लस थीटा अपने पास क्या आ गया, π/4। जैसे जैसे अपन n की वैल्यू रखते जाएंगे, डिफरेंट n की वैल्यू रखते रह जाएंगे, तब w की अपने पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आती रहेगी। तो डिफरेंट वैल्यू रखने पर डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से मल्टी वैल्यूड फंक्शन कौन सा है, तो जेड स्क्वायर, जेड का क्यूब, log z और नन ऑफ दिस। तो आपको आंसर देना है कि log z आपका क्या होता है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है, और ये दोनों क्या होते हैं आपके, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब अपन अगले लेक्चर में पढ़ रहे हैं लिमिट, लिमिट पढ़ेंगे। और लिमिट के बारे में जितने भी अपन क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे हम पढ़ेंगे। तो देखो लिमिट, तो देखो साथ में अपन कंपैरिजन भी करेंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन में जो फंक्शन होता है वो किस प्रकार से डिफाइन होता है, कॉम्प्लेक्स में फंक्शन किस प्रकार डिफाइन होता है, उसी प्रकार अपन देखेंगे रियल जो फंक्शन होते हैं, रियल वैल्यूड जो फंक्शन होते हैं उसमें जो लिमिट होती है वो किस प्रकार से होती है, और कॉम्प्लेक्स में जो आपकी लिमिट डिफाइन होती है वो किस प्रकार डिफाइन होती है। तो आज का टॉपिक अपना रहेगा लिमिट का, और लिमिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके
बनते हैं वो सारे अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन तो अभी एग्जाम हुआ सेकंड ग्रेड का, उसमें आपका लिमिट का अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो लिमिट, लिमिट सीमा, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर उसके बाद में इसको अपन समझते हैं। देखो लिमिट्स की क्या डेफिनेशन होती है, सबसे पहले इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसे लिमिट z टेंस टू z नोट एफ जेड इक्वल टू एल से व्यक्त करते हैं। एफ जेड टेंस टू जेड नोट एफ जेड इक्वल टू एल से व्यक्त करते हैं। जब पहले अपन लिख लेते हैं डेफिनेशन और फिर उसके बाद में समझते हैं। जेड टेंस टू जेड नोट तब यदि एफ जेड टेंस टू एल हो, तब एल को फलन एफ जेड की सीमा कहते हैं। एफ जेड की क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। सीमा कहते हैं। एक नोट लगा के लिखते हैं। सीमा एल विद्यमान होगी, सीमा एल विद्यमान होगी यदि यदि जेड के जेड नोट की ओर अग्रसर होने वाले प्रत्येक पथ के अनुदिश एल का मान परिमित, फाइनाइट और क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। परिमित व अद्वितीय रहता है, यूनिक रहता है, यूनिक रहता है। तो देखो इसकी डेफिनेशन अपन समझते हैं। अब सबसे पहले अपन रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करें। किसकी बात करें, रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करें। तो रियल वैल्यूड में जैसे ये रियल लाइन आपके पास, जैसे मान लो आपको x बराबर ए पॉइंट पर अपने को क्या करनी है, लिमिट चेक करनी है। x बराबर ए पॉइंट पर अपने को क्या करनी है, लिमिट चेक करनी है। तो अपन क्या करते हैं, x बराबर ए पर जब अपन लिमिट चेक करते हैं तो इस फंक्शन x बराबर ए पॉइंट पर अपन किस तरफ से अप्रोच कर सकते हैं, या तो अपन लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हैं या अपन क्या कर सकते हैं, राइट साइड से इसको अप्रोच कर सकते हैं। x बराबर ए, x टेंस टू ए, अपन किसकी x को अपन x यदि अपन ए की ओर अग्रसर होना है तो अपन किस पथ के अनुदिश इसको अप्रोच कर सकते हैं, या तो लेफ्ट साइड से या इसकी राइट साइड से। तब जब अपन x बराबर ए पर यदि अपन कहते हैं ना, लिमिट जब कब एग्जिस्ट करेगी, x बराबर ए पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी कब, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, बराबर हो। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, दोनों बराबर हो, तब क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब फाइनाइट और यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, तब अपन उसको लिमिट का मान देते हैं। लेकिन जब अपन कॉम्प्लेक्स फंक्शन में बात करें, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जब बात करें तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में मान लो ये पॉइंट आपके पास क्या है, जेड नोट है। ये पॉइंट अपने पास क्या है, जेड नोट है। यहाँ पे कोई आपके पास क्या है, जेड पॉइंट है। क्योंकि अपने पास जो नंबर होगा, जैसे 1 प्लस आयोटा नंबर होगा तो उसको अपन किस पर रिप्रेजेंट करेंगे, 1 प्लस आयोटा को किस पर रिप्रेजेंट करेंगे, आर्गेंट प्लेन पर। आर्गेंट प्लेन पे करेंगे ना, तो x का मान 1 है और y का मान 1 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 1,1 1,1। तो इस नंबर को अपन कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, आर्गेंट प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1,1 कहाँ पे हो जाएगा, x बराबर 1 यहाँ पे, जैसे y बराबर 1 है, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 1,1 1,1। ठीक है। तो ये मान लो अपन ने मान लिया पॉइंट z है यहाँ पे, और ये पॉइंट आपकी क्या है, z नोट है। तो z से z नोट की ओर अग्रसर है,
जेड के जेड नोट की ओर अग्रसर होने वाले प्रत्येक, अब जेड का जेड नोट की ओर अग्रसर किस पथ के अनुदिश आप बढ़ सकते हो? आप अपने को क्या करना है कि जेड को जेड नोट की ओर अग्रसर करवाना है, तो जेड को जेड नोट की अग्रसर अपन एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पथ से भी जा सकते हैं, एक अपन इस पथ से भी जा सकते हैं, एक्स के अनुदिश भी जा सकते हैं, एक अपन वाई एक्स के अनुदिश भी जा सकते हैं, और एक अपन किसी कर्व के अनुदिश भी जा सकते हैं। तो इतने सारे अपन कर्व के अनुदिश भी अपन इसकी ओर अग्रसर हो सकते हैं। देखो रियल वैल्यूड फंक्शन में और कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? रियल वैल्यूड फंक्शन में तो क्या करते हैं कि जब x बराबर एक की ओर टेंड होना होता है, अपने को x टेंड्स टू a करना है, तो अपन या तो लेफ्ट साइड से जा सकते हैं या राइट साइड से जा सकते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में क्या होता है कि z को यदि z नोट की ओर अग्रसर कराना है तो आप z क्या कर सकते हैं, x अक्ष के अनुदिश भी जा सकते हैं, वाई एक्स के अनुदिश भी जा सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के अनुदिश भी जा सकते हैं, कोई कर्व के अनुदिश भी अपन अप्रोच कर सकते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि इसमें क्या लिखा है कि इसे लिमिट z टेंड्स टू z नोट एफ जेड इक्वल टू एल से व्यक्त करते हैं। जब z है वो टेंड्स टू z नोट, जब z है वो z नोट की ओर अग्रसर होगा तो एफ जेड किसकी ओर अग्रसर होगा? जब z है वो z नोट की ओर अग्रसर होगा तो एफ जेड किसकी ओर अग्रसर होगा? एल की ओर अग्रसर होगा, और ये एल ही उसकी क्या हो जाएगी, आपकी लिमिट होगी। तब एल को अपन क्या कहते हैं, एफ जेड की लिमिट कहते हैं। एक नोट लगा के लिखाया हुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सीमा एल विद्यमान होगी, इसकी लिमिट एल कब एग्जिस्ट करेगी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में, कि जेड के जेड नोट की ओर अग्रसर होने वाले प्रत्येक पथ, ये जो अपन बढ़ रहे हैं ना, जेड का जेड नोट की ओर अग्रसर है, एक्स एक्स के अनुदिश, वाई एक्स के अनुदिश, एक स्ट्रेट लाइन के अनुदिश, कोई कर्व के अनुदिश, जिस भी पथ के अनुदिश अपन बढ़ रहे हैं प्रत्येक पथ के अनुदिश एल का मान क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। पहली बात तो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे मान लो अपन ने जेड है वो जेड नोट की ओर अग्रसर कर रहे हैं, अपन जेड को जेड नोट की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो मान लो अक्ष अक्ष के अनुदिश हो रहे हैं। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, वो उससे आपको थोड़ी क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो अक्ष अक्ष के अनुदिश अपन ने अक्ष अक्ष के अनुदिश अपन क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं जेड को जेड नोट की ओर, तो अक्ष अक्ष के अनुदिश मान लो मान आ गया 1, और वाई एक्स के अनुदिश अपन किसी पथ के अनुदिश जा रहे हैं, तो वाई एक्स के अनुदिश जा रहे हैं, तब उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तब अपन कहेंगे कि इन दोनों की वैल्यू फाइनाइट है और यूनिक है, तब अपन कहेंगे सीमा उसकी एल एग्जिस्ट करेगी। दोबारा देखो, अपन रियल वैल्यूड फंक्शन में तो अक्स को ए की ओर टेंड, अक्स है वो ए की ओर टेंड होता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड से हो सकता है या राइट हैंड साइड से हो सकता है, दो ही पथ होते हैं अपने पास फिक्स, है ना। जबकि कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स में जेड है वो जेड नोट की ओर अग्रसर किसी भी पथ के अनुदिश हो सकता है, या तो वो एक्स एक्स के अनुदिश, या वाई एक्स के अनुदिश, या किसी स्ट्रेट लाइन या किसी कर्व के अनुदिश भी वो अग्रसर हो सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एल का मान क्या होना चाहिए, एक तो परिमित होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया होगा। दोबारा देख लेते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर अपने पास, ये अपन इसको नोटेशन दे देते हैं, जेड दे देते हैं, जेड। ये मान लो पॉइंट जेड है, और ये अपने पास क्या है, पॉइंट जेड नोट है। जेड को जेड नोट की ओर अग्रसर कराना है, जेड को अपन को क्या कराना है, जेड को जेड नोट की ओर अग्रसर कराना है, तो अपन किन किन पथों का यूज कर सकते हैं? या तो हम जेड को जेड नोट की ओर अग्रसर एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा पहुंच सकते हैं, या अपन एक्स अक्ष के अनुदिश जाकर भी पहुंच सकते हैं, या अपन वाई एक्स के अनुदिश जाकर भी अपन पहुंच सकते हैं, या किसी कर्व के अनुदिश भी अपन इसको टेंड कर सकते हैं। जेड है वो जेड नोट की ओर अग्रसर किन किन पथों के अनुदिश हो सकता है, एक्स एक्स के अनुदिश, वाई एक्स के अनुदिश, एक स्ट्रेट लाइन के अनुदिश, और किसी कर्व के अनुदिश। तो जितने भी पथ होते हैं प्रत्येक पथ के अनुदिश एन का मान क्या आना, एल का मान क्या आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, अद्वितीय आना चाहिए। यूनिक वैल्यू आनी चाहिए और फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, यूनिक और फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, तभी उसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। देखो इस पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं जो आरपीएससी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको करते हैं। लिमिट z टेंड्स टू 0, जेड बार अपॉन जेड का मान है।
-1 -1 1 C does not exist। ये आपके ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। दो 2012 में। देखो ये कह रहा है कि लिमिट z टेंस टू z टेंस टू 0, z को अपने को किसकी ओर टेंड करवाना है, 0 की ओर करवाना है, और z बार अपॉन में z का मान अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपन इसको लिखते हैं। देखो आपको पता है कि z बराबर क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई, और z बार क्या होता है अपने पास, x माइनस आयोटा वाई। तो देखो लिमिट z टेंस टू 0, z बार अपॉन में z इक्वल टू लिमिट z टेंस टू z0, z टेंस टू 0। अपने को z नॉट जो पॉइंट दे रखा है वो अपने को क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। अब देखो ये ऐसे डिफाइन है, ये जो आपके पास z है और ये आपके पास 0 है, ये आपके पास क्या है, 0 है। तो z को 0 की ओर अग्रसर कराना है, तो z को 0 के अनुदिश आप किस प्रकार अग्रसर करा सकते हो, x अक्ष के अनुदिश करा सकते हो, y अक्ष के अनुदिश करा सकते हो, स्ट्रेट लाइन के अनुदिश करवा सकते हो, स्ट्रेट लाइन के अनुदिश करवा सकते हो, या किसी कर्व के अनुदिश भी अपन इसको करवा सकते हैं। ठीक है। तो देखो अपने को पता है कि z बराबर क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई। तो z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई। अपन जानते हैं कि z बराबर x प्लस आयोटा वाई है, तो z बार क्या हो जाएगा अपने पास, x माइनस आयोटा वाई। ये हो जाएगी आपके पास समीकरण संख्या 1। अपन को क्या करना है कि z को 0 की ओर अग्रसर कराना है, z को किसकी ओर अग्रसर कराना है, 0 की ओर अग्रसर कराना है। तो आपका क्या हो सकता है कि वास्तविक अक्ष के अनुदिश हो सकता है, काल्पनिक अक्ष के अनुदिश हो सकता है, या स्ट्रेट लाइन के अनुदिश अपन इसका मान निकाल सकते हैं। ये हो गई अपने पास समीकरण संख्या 1। तो देखो केस फर्स्ट लेते हैं अपन। केस फर्स्ट में क्या होता है कि जब है वो z है वो 0 की ओर अग्रसर होगा, जब z टेंस टू 0 x अक्ष के अनुदिश हो। अपन दो पथ लेंगे और दोनों पथ से अपन देख लेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो x अक्ष के अनुदिश हो, x अक्ष के अनुदिश हो, तब अपने जानते हैं कि जब z है वो 0 की ओर अग्रसर हो। तो देखो आप जानते हो कि x अक्ष के अनुदिश होता है ना, तो x अक्ष पर क्या होता है, z है वो यदि 0 की ओर अग्रसर है x अक्ष के अनुदिश, और आपको पता है कि x अक्ष पर क्या होता है, y0, और y अक्ष पर क्या होता है x इक्वल टू 0। तो जब z है वो 0 की ओर अग्रसर x अक्ष के अनुदिश हो, तब y क्या होता है, y आपका 0 होता है। तब समीकरण 1 से मान क्या हो जाएगा अपने पास, मान रख दो समीकरण 1 में। जब अपने को दो पदों के अनुदिश इसका मान निकालना है, x अक्ष के अनुदिश और y अक्ष के अनुदिश, तब लिमिट z टेंस टू z बार अपॉन में z इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो यहाँ पे y को इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 0 अपॉन x प्लस 0। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन x इक्वल टू क्या हो गया अपने पास 1, और 1 पे लिमिट आपकी लगेगी नहीं। तो लिमिट x टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, x अपॉन x इक्वल टू 1। ये आ जाएगा आपके पास समीकरण संख्या 2। अब अपने के पास जो सेकंड पथ है, अब सेकंड पथ लेंगे। जब z है वो 0 की ओर अग्रसर है, जब z 0 की ओर अग्रसर वास्तव काल्पनिक अक्ष के अनुदिश हो, मतलब y अक्ष के अनुदिश हो, y अक्ष के अनुदिश हो, और आपको पता है कि y अक्ष पर क्या होता है, x इक्वल टू 0। तब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
जैसे मान लो अपन को यहाँ पे पॉइंट जेड है और ये अपने पास क्या है पॉइंट जीरो है, तो जेड है वो जीरो की ओर अग्रसर होता है, जेड है वो टेंस टू जीरो है। तो अपन दो पथ ले रहे हैं, एक तो वास्तविक अक्ष के अनुदिश जिसको अपन एक्स अक्ष कहेंगे, और एक कहेंगे काल्पनिक अक्ष जिसको अपन क्या कहेंगे वाई एक्स कहेंगे। जब जेड है वो जीरो की ओर अग्रसर वास्तविक अक्ष के अनुदिश हो या एक्स अक्ष के अनुदिश हो तब वाई क्या होता है जीरो होता है। तो हमने वाई को क्या कर दिया पहले जीरो रख दिया। अब अपन क्या कर रहे हैं, जब जेड है वो वाई एक्स के अनुदिश हो तब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, और एक्स इक्वल टू जीरो अपन क्या रख देंगे समीकरण एक से रख देंगे, तब इसका मान निकल जाएगा अपने पास। तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा अपने पास, देखो लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो जेड बार अपॉन में जेड, लिमिट वाई टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे क्या रख दो एक्स के स्थान पे क्या रख दो जीरो रख दो, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस आयोटा वाई अपॉन जीरो प्लस आयोटा वाई। तो ये हो जाएगा अपने पास लिमिट वाई टेंस टू जीरो माइनस आयोटा वाई अपॉन में आयोटा वाई, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस वन। ये हो गई अपने पास समीकरण संख्या 3। तो जेड है वो यदि जीरो की और अगर सर एक्स अक्ष के अनुदिश हो और वाई एक्स के अनुदिश हो, जब एक्स अक्ष के अनुदिश होगा तब इसका मान क्या आ रहा है वन, और जब काल्पनिक अक्ष के अनुदिश इसका मान आ रहा है माइनस वन। तो दोनों मान फाइनाइट तो है पर यूनिक नहीं है, तो दोनों मान यूनिक और नहीं होने के कारण इसकी सीमा है वो आपकी डज नॉट एग्जिस्ट। यदि दोनों मान बराबर आ जाते तब अपन इसकी कहते सीमा एग्जिस्ट करती है, तब इसका मान आपका आंसर हो जाता। तो इसको ऐसे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से सीमा का मान अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय नहीं है, अतः लिमिट जेड टेंस टू जीरो जेड बार अपॉन में जेड डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसकी लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब ये दोनों मान यूनिक होते हैं, तब अपन कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये आपकी जो थ्योरी मैंने आपको करवाई थी इसके आधार पे मैंने आपको इक्वेशन करवा दिया, जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसकी लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो आप कंपटीशन लेवल पे तैयारी कर रहे हो तो आप आंसर डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि लिमिट जेड टेंस टू जीरो जेड बार अपॉन जेड है, इसकी लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगी। ठीक है, वहां पे इतना बड़ा सॉल्व थोड़ी करनी बैठोगे, और सॉल्व भी कर सकते हो आप आराम से, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो देखो मैंने क्या बताया था, ये बताया था कि जेड है वो जेड नोट की ओर अग्रसर होगा। ये मान लो अपने पास पॉइंट जेड है और ये अपने पास क्या है पॉइंट जेड नोट है। जेड है वो जेड नोट की ओर अग्रसर एक्स एक्स के अनुदिश भी हो सकता है, वाई एक्स के अनुदिश भी हो सकता है, और स्ट्रेट लाइन के अनुदिश भी हो सकता है। तो हमें इसमें आपको मैक्सिमम 2 या 3 पदों से आपका आंसर हो जाएगा। आप एक्स एक्स के अनुदिश और वाई एक्स के अनुदिश, यदि एक्स एक्स के अनुदिश भी मान जीरो हो जाता और वाई एक्स के अनुदिश भी मान जीरो हो जाता, तब अपन एक स्ट्रेट लाइन का और पथ ले लेते हैं। यहाँ से अपने के पास क्या आ जाता वाई इक्वल टू एक्स, ये वाला पथ ले लेते और इस पथ से मान और देख लेते, ऐसे मान आपका 1 आ जाता तो अपन कह देते सीमा है वो डज नॉट एग्जिस्ट। तीनों मान बराबर आते तब अपने इसकी सीमा एग्जिस्ट कहेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने जो दो पथ लिए हैं उसके अनुसार तो मान समान आ रहे हैं, परंतु तीसरे या चौथा पथ अपन जो लें उससे मान डिफरेंट आ जाए तो सीमा एग्जिस्ट। जितने भी मैंने लिखाया था ना वर्ड, प्रत्येक प्रत्येक पद के अनुदिश सीमा का मान क्या होना चाहिए अद्वितीय और फाइनाइट होना चाहिए। जितने भी पद होते हैं, अब उतने पद तो अपन ले नहीं सकते, लेकिन अपन मैक्सिमम ऐसे कर सकते हैं कि y इक्वल टू mx है उसमें सारे पद कवर हो जाते हैं, तो या तो ये ले लो डायरेक्ट, इससे भी आप कर सकते हो, और इसके अनुदिश यदि मान देख लेते हो तो उससे आपको पता चल जाता है कि प्रत्येक पद के अनुदिश सीमा का मान अद्वितीय आएगा या नहीं। तो जेड है वो जीरो की ओर अग्रसर, यहाँ पे पॉइंट अपने पास क्या था जीरो था, जेड टेंस टू जीरो। तो हमने दो पथ लिए थे, एक अक्ष अक्ष के अनुदिश और एक वाई अक्ष के अनुदिश। अक्ष अक्ष के अनुदिश जब मान निकाला था वो इसका मान क्या आया था, आपको पता है अक्ष अक्ष पर क्या होता है वाई इक्वल टू जीरो, और वाई अक्ष पर क्या होता है अक्ष इक्वल टू जीरो, वाई एक्स पर एक्स इक्वल टू जीरो। इसका मान 1 आया था और इसका मान क्या आया था -1। दोनों मान यूनिक नहीं है, फाइनाइट तो है परंतु यूनिक नहीं है, और यूनिक नहीं होने से सीमा डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो दो दो छोटे छोटे क्वेश्चन करवाता हूँ लिमिट पे। लिमिट जेड टेंस टू पाई बाय टू साइन जेड अपॉन में जेड,
इसका मान निकालना है। ए ऑप्शन π/2 2/π सी पाई डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको लिमिट अप्लाई करना है डायरेक्ट। लिमिट देख लेना है, 0.0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। 0.0 फॉर्म बनेगी तो इसमें एल हॉस्पिटल का नियम लगा देंगे, एल हॉस्पिटल का नियम। तो रखो इसमें, तो ये हो जाएगा sin π/2 अपॉन π/2। sin π/2 कितना होता है 1 अपॉन π/2, ये ऊपर चला जाएगा तो 2/π। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन आंसर है। तीसरा देखते हैं एक क्वेश्चन और। लिमिट z टेंस टू आयोटा z² + 1 z² + 1 अपॉन z⁴ + 1, इसका मान बताना है। तो 1/3 डी, और ये आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। जो इक्वेशन और आएगा अपने पास लिमिट का, जो इस साल सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, उसको अपन कल करेंगे। इनको रिवाइज करना है आपको। अब देखो कुछ नहीं करना, लिमिट z टेंस टू आयोटा z² + 1 अपॉन z⁴ + 1। कुछ नहीं करना, लिमिट रखना है डायरेक्ट, रख दो लिमिट। आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आयोटा⁴ + 1। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 + 1 अपॉन आयोटा⁴ कितना होता है, देखो आयोटा⁴ का मान कितना होता है 1 होता है। आयोटा⁵ करेंगे तो दोनों तरफ आयोटा से गुणा करेंगे तो आयोटा⁵, ये आयोटा। आयोटा⁵ क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर वापस -1, तो ये हो जाएगा -1 + 1, ये हो जाएगा अपने पास 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म बन गई। और 0/0 फॉर्म बनते ही आपको पता है एल हॉस्पिटल का नियम लगाना है, तो लगा दो। देखो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर का ऊपर अवकलन और नीचे का नीचे अवकलन। तो करो देखो इसका अवकलन, लिमिट z टेंस टू आयोटा z² का अवकलन क्या हो जाएगा 2z, और 1 का अवकलन क्या हो जाएगा 0 अपॉन z⁴ का अवकलन क्या हो जाएगा 6z⁵, और 1 का अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, देखो लिमिट z टेंस टू आयोटा, तो ये हो जाएगा 2z/6z⁵। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3z⁴। तो रख दो आप इसमें z के स्थान पर आयोटा, तो ये आपका बन गया लिमिट z टेंस टू आयोटा 1/3z⁴। तो रखोगे तो 1/3 आयोटा⁴, आयोटा⁴ का मान कितना होता है 1, तो ये हो गया आपके पास 1/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से, तो एल हॉस्पिटल रूल से इसका आंसर हो जाएगा 1/3, 1/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/3।
1/3। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/3। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, वो अपन कल की क्लास में करेंगे, और कल अपन लिमिट और कंटिन्यूटी दोनों खत्म करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।